Hello everyone, welcome to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ आरती मलिक। और आज जो है हम शुरू करेंगे जो हमारा नेट के लिए केमिकल साइंस का क्लासेस है वो आज से शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, सिलेबस क्या होता है, पेपर क्या पेपर पैटर्न है, ये सब चीज़ें देखेंगे। और थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री देखेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है जो आपका एग्ज़ाम होता है वो सभी को पता है कि एग्ज़ाम के अंदर 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो 3 पार्ट में होते हैं। पहला पार्ट जिसमें आपके एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन जिसमें से आपको 15 करने हैं। और दूसरा और तीसरा पार्ट जो होता है वो होता है आपका केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में क्या होता है कि सेकंड पार्ट में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 35 करने हैं। एंड जो पार्ट सी होता है उसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 25 करने हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या इसका सिलेबस होता है और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं सिलेबस में भी, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, पूछे जाते हैं हर बार, या जिसमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो किसका वेटेज कितना है ये सब देखेंगे। और कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रायोरिटी पे रखने चाहिए, कौन सा आप पहले करें फिर दूसरे करें, इस तरीके से। तो थोड़ा सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है केमिकल पीरियोडिसिटी। केमिकल पीरियोडिसिटी मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपका एटम या एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती है जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं और जब हम अप टू डाउन जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तब एटम की प्रॉपर्टीज जैसे कि आपकी एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सब चीज़ें कैसे वेरी करती है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे आयनिक रेडियस वगैरह का, या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। एक आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दे देंगे कि आप इनको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ से क्वेश्चंस जो है आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक है केमिस्ट्री का। आपको पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, और एक मोटा मोटा पता होना चाहिए जैसे कुछ को एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मेन मेन कौन कौन से हैं, पी ब्लॉक के कौन से हैं, डी ब्लॉक के कौन से। तो एक मोटा मोटा रफ आइडिया आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा होना चाहिए। जैसे कि आपका क्या होता है, यहाँ पे जैसे एस ब्लॉक है, इधर आपका बीच में डी ब्लॉक है, इधर पी ब्लॉक है। तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर सबसे ज़्यादा जिसका होता है वो होता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, मतलब एक पीरियड में जब हम मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट टू राइट, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर आपका डिक्रीज होता जाता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का नेचर बढ़ता जाता है। ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, केमिकल पीरियोडिसिटी। इसके अलावा जब हम अप टू डाउन जाते हैं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, ये सब इस वाले टॉपिक के अंदर है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में भले ही इससे 1-2 क्वेश्चन आए या फिर ना भी आए, लेकिन ये बेसिक है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये आपको किसी ना किसी क्वेश्चन के साथ कनेक्ट हुआ ज़रूर मिलेगा। तो इस वाले ये बेसिक जो चैप्टर्स हैं जैसे केमिकल पीरियोडिसिटी और ये स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ये दोनों चैप्टर बहुत बेसिक है, दोनों बहुत अच्छे से करने हैं। क्योंकि जब आप ये बेसिक कर पाएंगे तभी आगे के क्वेश्चन जो आपके हायर लेवल के क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वाले चैप्टर्स जो है बाकी सारे चैप्टर से लिंक है। सेकंड आपका है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो एंड हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर आगे कंपाउंड्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एटम की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पहले टॉपिक में कि एटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। और इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे
एटम की प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद सेकंड में हम पढ़ेंगे कि उनके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है, दो एटम्स की के अंदर कैसी बॉन्डिंग होती है, किस टाइप से, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज दी गई, वो सब पढ़ेंगे। VBT, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, और सबसे पहले जो आया था ऑक्टेट रूल, ये सारी चीज़ें सीरियल वाइज इसके अंदर पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट वेस्पर थ्योरी, दो चीज़ें हमारी ऐसी है। वेस्पर थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक वेस्पर थ्योरी है, और दूसरा आपका है हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों कंबाइन होकर क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की शेप को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके अंदर ये दोनों ही टॉपिक बेसिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट थर्ड है कंसेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड और बेसिस देखेंगे कि एसिडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे ये पीरियोडिक टेबल में वेरी करती है। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट क्या होता है, ये सब देखेंगे, कैसे दो अलग अलग नेचर के कंपाउंड रिएक्ट करते हैं। फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स इसके अंदर। इसके बाद है आपका मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स दैट मीन्स पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक पी ब्लॉक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपका ब्लॉक है। उसके अंदर जो एलिमेंट्स मोस्टली है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इन सब के कंपाउंड्स, इन सब के ऑक्साइड्स इन सब के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेचर आपको क्या होता है ज़्यादातर ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं, या फिर बहुत सारे जैसे पॉल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। तो इन सब के कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, जो जो मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। एलोट्रोपी, एलोट्रोपी क्या होता है, जब कोई भी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको एलोट्रोपी बोलते हैं। जैसे कार्बन है आपका, कार्बन क्या होता है, डायमंड में भी एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट में भी करता है, तो एक से ज़्यादा बहुत सारी फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है, इसको हम बोलते हैं एलोट्रोपी। ये सब पढ़ेंगे, कार्बन के कंपाउंड्स देखेंगे। इसके बाद उनकी सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें। तो पी ब्लॉक एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट मीन्स डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का। दैट मीन्स डी ब्लॉक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फिल होता है आपका डी में। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर डी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। तो ये क्या करते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और N-1 D0 to 10। तो क्या होता है कि इनके अंदर S में भी इलेक्ट्रॉन है और D में भी है, और D में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं। S में आपके फिक्स होते हैं, S में हो सकता है 0 भी हो सकता है, S में आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में तब देखेंगे। तो ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब जैसे आपका मैग्नीज है +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं बहुत सारी रिएक्शंस में। जैसे वेनेडियम का V2O5 वेनेडियम का ऑक्साइड है, मैग्नीज के हैं, क्रोमियम के हैं, आयरन के हैं, कोबाल्ट के, कॉपर के। तो ये सारे स्पेशली जो 3D सीरीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर हम पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, इनका कॉन्फ़िगरेशन, और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, क्या इसमें ट्रांजिशन होता है, ये सब। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उनकी स्ट्रक्चर, उनके अंदर क्या क्या बॉन्डिंग होती है, और इनकी स्पेक्ट्रल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ये देखेंगे, कौन सा डायमैग्नेटिक है, कौन नॉन पैरामैग्नेटिक है, और इनकी रिएक्शंस कैसी होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट मीन्स एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनर ट्रांजिशन का इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, और इनकी स्पेक्ट्रल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी केमिस्ट्री, इनकी रिएक्शंस, ये सब चीज़ें देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर इनकी बॉन्डिंग स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। केजीज एंड क्लस्टर्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री की एलिमेंट्स जो होते हैं उनका सेपरेशन, उनका कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें, कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर।
नेक्स्ट है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है जरूर, एक या दो, एक तो आता ही है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली इसके अंदर क्या है, जो मेटलो एंजाइम्स है। मेटलो एंजाइम्स क्या होते हैं, जिसमें आपकी मेटल होती है और बाकी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अटैच होकर क्या बनाते हैं, एंजाइम। मेटल एंजाइम जैसे कि विटामिन B12, जिसके अंदर होता है आपका कोबाल्ट, तो इसके अंदर मेटल एंजाइम्स पड़ेंगे, आयरन के, कोबाल्ट के, कॉपर के। और हीमोग्लोबिन वगैरह, हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, उनके अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मेटल फ्री हाई स्पिन में है, लो स्पिन में है, ये सब चीज़ें इसके अंदर पड़ेंगी। नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कैरेक्टराइजेशन करने के लिए जो जो टेक्निक्स यूज होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, इंफ्रारेड, रमन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, मॉसबर, यूवी, ये सारी टेक्निक्स। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्या होता है, आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स स्पेशली जो 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो न्यूमेरिकल करने के लिए आपको क्या करना है, फिजिकल केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स बहुत क्लियर करने हैं, प्लस को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा तो फॉर्मूला भी पता होगा। प्लस क्या करना है साइड में कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है क्वेश्चंस की, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे करने के चांसेस होंगे, प्लस उतना आपको स्पीड आपकी बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आप क्वेश्चन बैठ के करना और घर पे करना थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ एग्जाम का क्या होता है, प्रेशर होता है, तो टाइम भी आपके पास लिमिट में है। अब यहाँ पे सपोज करो घर पे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आराम से कर रहे हो 10 मिनट में, कोई भी न्यूमेरिकल 15 में, लेकिन वहाँ आपको करना है मिनिमम से मिनिमम टाइम में। देखते ही क्वेश्चन को समझ लेना है कि किस टॉपिक से आया है, क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या कंसेप्ट है, ये सब चीज़ें। तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज भी बहुत अच्छा है इसमें एग्जाम में। सबसे पहले इसमें क्वांटम मैकेनिक्स पहला टॉपिक है, फिर उसके बाद है आपका ये अप्रोक्सीमेशन मेथड्स, थर्ड है एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो टर्म सिंबल्स है। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ेंगे, यहाँ पे मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग इन डायटमिक्स, एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज, हकल थ्योरी फॉर कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। नेक्स्ट है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि सिमेट्री, मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी सिमेट्री पॉसिबल है, कितने प्लेन्स पॉसिबल है, ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेल में पढ़ेंगे रोटेशनल, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, IR, रमन एक्टिविटीज़ और सिलेक्शन रूल। कोई भी ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा ये पता चलता है सिलेक्शन रूल से। ट्रांजिशन मतलब जब इलेक्ट्रॉन आपका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, इसी को कहते हैं हम ट्रांजिशन। नेक्स्ट है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पढ़ेंगे क्या, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता है कि कोई भी रिएक्शन आपकी होगी या नहीं होगी। रेट का पता नहीं चलता, रेट का जो पता चलेगा, जो रिएक्शन के, वो पता चलेगा केमिकल काइनेटिक्स से। तो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कोई रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, इन सारे फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट होगा। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, वर्क, हीट, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, स्पेशली हीट के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स, थर्म मतलब होता है हीट, डायनेमिक मोशन। तो हीट चेंजेस, किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, दैट मीन्स रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ये सब पता चलता है थर्मोडायनेमिक्स से। इसके बाद है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टीशन फंक्शंस पढ़ेंगे, अलग अलग पार्टीशन फंक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ेंगे, जहाँ से रिएक्शन आ जाता है कि किसी भी सेल का आप E0 निकालिए, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है नेट के अंदर। इसके बाद है आयनिक इक्विलिब्रिया,
केमिकल काइनेटिक्स जिसके अंदर हम रिएक्शंस देखेंगे, रिएक्शन की रेट क्या है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये सारी चीज़ें, उनके रेट लॉज, उनकी हाफ लाइफ, ये सब चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। कॉलॉइड्स एंड सरफेसेस, उसके बाद है पॉलीमर। ये सब थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं बट इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है आपका सबसे पहला IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमने क्या 12th में भी पढ़ा हुआ है, उससे आगे भी पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन में भी, PG में भी। तो IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कैसे फंक्शनल ग्रुप को वो देते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होती है, जब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हो, उनको उसी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। और जो वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। एरोमेटिसिटी नेक्स्ट टॉपिक, मतलब एरोमेटिसिटी का कैसे आप पता करोगे कि कोई भी कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो इसके लिए क्या क्या रूल्स है। मेनली क्या होता है कि जो आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब जिसके अंदर जैसे बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर आपका जो डबल बॉन्ड है वो मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम एरोमेटिक होगा, कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा, ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जब कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो हमने देखा है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर क्या होती है, मैकेनिज्म होती है एक पूरी, और उसमें कोई आपके बीच के स्टेप्स में एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट्स बनते हैं। तो वो इंटरमीडिएट्स को हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपका कार्बोकैटायन है, कार्बोएनायन है, फ्री रेडिकल्स है। कार्बोकैटायन कार्बोएनायन कब बनते हैं, जब किसी भी सपोज करो कार्बन और किसी एटम के अंदर के बीच में कोई बॉन्ड है, जब इस बॉन्ड का टूटना, इस बॉन्ड का जो फिशन हो सकता है, मतलब ये बॉन्ड जो टूटेगा वो दो तरीके से टूट सकता है। एक आपका होगा होमोलाइटिक फिशन और दूसरा आपका होता है हेड्रोलाइटिक फिशन। तो होमोलाइटिक फिशन में क्या होगा, जब जो इनका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अगर अलग हो जाएंगे तो इसको हम कहते हैं होमोलाइटिक फिशन। और इस केस में आपका इंटरमीडिएट जो बनेगा वो बनेगा फ्री रेडिकल। लेकिन अगर हेड्रोलाइटिक फिशन होता है, मतलब जो आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको कोई एक एटम लेकर निकल जाएगा, तो होगा हेट्रोलाइटिक। होमो मतलब सेम डिस्ट्रीब्यूशन, हेट्रो डिफरेंट। तो इस केस में आपका क्या बना, कार्बोकैटायन, कैटायंस और एनायंस बनेंगे। ज़्यादातर क्या होता है, होमोलाइटिक फिशन आपका तब होता है जब बॉन्ड किन्हीं दो ऐसे एटम या एलिमेंट के बीच में बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आसपास हो। हेट्रोलाइटिक फिशन कब होता है, मतलब हेट्रोलाइटिकली बॉन्ड ब्रेक तब होता है जब किसी एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, मतलब जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो दो एटम के बीच में कोई भी बॉन्ड कब बनता है, जब कोई भी दो एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, डबल बॉन्ड में दो दो की और ट्रिपल बॉन्ड में तीन तीन की। जो नॉर्मली क्या होता है कि ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इनके एकदम दोनों की न्यूक्लियस से सेम डिस्टेंस पे होता है, मतलब सेंटर पे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है। लेकिन अलग अगर जो है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा है, तो किसी भी एक की तरफ, सपोज करो यहाँ पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ए के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, तो ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर जो होगा वो सेंट्रल में ना होके बॉन्ड का वो इसकी तरफ ज़्यादा होगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, एक अपना था जिसमें एक ए था,
ए के ऊपर प्लस चार्ज क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन गया है, और बी के ऊपर माइनस चार्ज। तो ये होता है हेटेरोलाइटिक फिशन। ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे हम, कितने तरह के इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कार्बीन, फ्री रेडिकल्स, बेंजाइन्स, नाइट्रीन्स, ये सब। उसके बाद ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म, एडिशन रिएक्शंस होती है, एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ये सारी स्पीसीज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन फिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, और दूसरा आपका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक मतलब जो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जनरली क्या होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियोफाइल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम ये सारे पढ़ेंगे रिएक्शंस के अंदर कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, कैसे वो किसी रिएक्शन के अंदर उनकी मैकेनिज्म क्या होती है रिएक्शन को करने की, ये सब चीज़ें देखेंगे। कॉमन जो नेम रिएक्शंस है, बहुत सारी नेम रिएक्शंस है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है, और बहुत सारे रीअरेंजमेंट्स हैं। तो ये सब पढ़ेंगे, इनके एप्लीकेशंस देखेंगे ऑर्गेनिक में। इसके बाद है ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रिएजेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कॉमन नेम रिएक्शन और रिएजेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन से जरूर आते हैं। स्पेशली जो 4 नंबर में होता है वो थोड़ा 1-2 स्टेप की रिएक्शन होगी, जैसे ए कन्वर्टेड टू बी, यहाँ पे कौन सा रिएजेंट हुआ, बी कन्वर्टेड टू सी, यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज हुआ, इस टाइप की रिएक्शंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, रेट्रोसिंथेसिस, डिस्कनेक्शंस, ये सब चीज़ें। उसके बाद है एसिमेट्रिक सिंथेसिस, तो ये हमारा ऑर्गेनिक का। इसके बाद पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस है, जिनमें कोई बॉन्ड टूटता या बनता नहीं है। क्या होता है, बॉन्ड का मूवमेंट होता है। ये ज़्यादातर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, मतलब बॉन्ड मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। इसके बाद है सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ कॉमन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट हो, जैसे कि आपका पिरिडीन। पिरिडीन के अंदर है क्या, नाइट्रोजन, तो हेट्रो एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब प्रेजेंट हो सकते हैं, उनको हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इनकी केमिस्ट्री कैसी होती है, इनकी रिएक्शंस, इनकी सिंथेसिस, और फिर इनको कंपेयर करेंगे नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन के साथ, इनकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज़्यादा है कि कम है, ये सब देखेंगे। नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो नेचर में पाए जाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, केमिकल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, पेप्टाइड्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्या आता है, कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसका आपको डेटा दिया होगा, IR का, NMR का, प्रोटॉन NMR का, या दोनों कार्बन NMR का, या दोनों का कोई डेटा दिया हुआ होगा, और आपको वो कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। जैसे सपोज करो बेंजीन है, इसके अंदर कितने कार्बन के सिग्नल मिलेंगे, कितने प्रोटॉन के सिग्नल मिलेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो या तो आपको डेटा दिया हुआ होगा, उससे क्या करेगा कि कंपाउंड आइडेंटिफाई कीजिए, या फिर कंपाउंड दिया होगा और उसका डेटा आपसे पूछेगा कि कितने सिग्नल मिलेंगे NMR में, या फिर IR में इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होगी, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसके बाद कुछ अलग से टॉपिक है नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी से, कैटालाइसिस, ग्रीन केमिस्ट्री, मेडिसिनल, यहाँ से ड्रग से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, जो जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री है सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री। और एनवायरमेंटल, जैसे फोटोकेमिकल, स्मोक वगैरह, इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये सब चीज़ें, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम सिलेबस हमने देख लिया है कि क्या क्या पढ़ना है, और मेन क्या है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा। कोई भी एक टॉपिक पढ़ना है, उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर कीजिए, पूरा डीप डाइव करनी है। ये नहीं कि ऊपर से मोटा मोटा पढ़ लिया,
तो उससे नहीं होगा। कोई भी कंसेप्ट को एकदम पूरा क्लियर कंसेप्ट पढ़ना है और उसके बाद उसी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस जितना ज़्यादा हो सके किसी भी कंसेप्ट को डीप में समझना, मतलब रटना नहीं कि ये चीज़ ऐसे होती है, वैसे नहीं करना है। कंसेप्ट को समझना है कि क्या है, कोई भी रूल है उस रूल को मतलब रटना नहीं है, याद नहीं करना कि ये रूल ऐसे होता है, वो रूल ऐसा क्यों है ये समझना है और फिर उस रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, बस ये करना है। केमिस्ट्री क्या होती है सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री क्या है कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जो भी मैटर आपके पास एग्जिस्ट करता है, वो क्या किस चीज़ से मिलके बना है, ये मतलब उसका कॉम्पोजिशन क्या है और उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वो मैटर आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, बस यही केमिस्ट्री है। हमारे आसपास की चीज़ों को समझना, दैट इज़ केमिस्ट्री। इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको अपने आसपास की चीज़ें समझनी है कि वो कैसे बनी है या उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या वो दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कैसे करेंगी। तो मतलब हमारे आसपास जो चीज़ें पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं, मैटर। मैटर क्या होता है, नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि मैटर वो जो कोई भी चीज़ जो आपके आसपास हो, जो जगह गिरती हो, उसको कहते हैं हम, जिसका कोई वेट हो जो जगह गिरती हो उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, मैटर। जैसे कोई टेबल है आपके आसपास, कोई चेयर है, कुछ भी चीज़। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि एवरीथिंग अराउंड अस दैट कैन बी फेल्ट विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। हर वो चीज़ जो कि आपके आसपास है और उसको आप अपनी किसी भी 5 सेंसेस में से किसी के भी थ्रू फील कर सकते हैं। जैसे कि आप उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं या फिर टेस्ट कर सकते हैं। तो वो हर एक चीज़ मैटर है। हमारा यूनिवर्स किससे मिलके बना है, मैटर प्लस एनर्जी, और ये दो चीज़ों के बारे में ही हम पूरी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मैटर, किसी भी रिएक्शन के अंदर मैटर मतलब दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं तो उनसे कितना कितना मास लॉस हुआ, कितना कंपाउंड, अगर आपने 100 मिलीग्राम एक कंपाउंड लिया और 50 दूसरा लिया तो ये प्रोडक्ट कितना बना। तो मैटर में कितना चेंज आया और एनर्जी में कितना चेंज आया। रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन के अंदर हीट जो है एब्जॉर्ब हुई है या हीट जो है निकली है। तो ये सब चीज़ें मतलब हम ये पढ़ते हैं कि मैटर और एनर्जी में ही क्या चेंज आया, क्योंकि पूरा यूनिवर्स इन्हीं दो चीज़ों से मिलके बना है। तो केमिस्ट्री में हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो है एटम। एटम क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी है, सेल्स से। बायो में हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी जो है सेल से मिलके बनी है। सेल सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको कहते हैं हिंदी में कोशिका, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वो सबसे छोटी यूनिट होती है। और सारी सेल्स एक जैसी होती हैं बॉडी के अंदर, मतलब सेल छोटी सेल आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी और फिर बॉडी बनेगी। तो हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट सेल है जिसके ऊपर स्टडी होती है। वैसे ही जो आपके आसपास कोई भी मटेरियल है, कोई भी मैटर है, तो मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट है वो होता है एटम। एटम क्या होता है, एटम जो है एक इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो कुछ कुछ ऐसी सी शेप हम हर एक बुक में एटम की देखते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जिसके अंदर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और बाहर इसके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल इसके, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका निगेटिवली चार्ज होता है। तो प्रोटॉन अंदर है न्यूक्लियस के, वो क्या करेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये इसके आसपास घूमता रहता है। डिटेल में हम इसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, मैं थोड़ा मोटा मोटा बता रही हूँ क्योंकि बेसिक आप लोगों को पता है कि क्या न्यूट्रॉन होता है, क्या प्रोटॉन होता है, क्या इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर के बाद हम फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, हर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो ज़रूर आना चाहिए। और कुछ कुछ ज़्यादातर एलिमेंट के जो ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं रिएक्शंस में या फिर क्वेश्चंस में जो ज़्यादातर आते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कम से कम 20 तक आपको एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो 12th में पढ़ी है, ग्रेजुएशन में पढ़ी है, उसके बाद भी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सब। तो मोटा मोटा मैं बता रही हूँ कि
एटम जो होता है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। एटम जो है सबसे बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर की, मतलब छोटी सी वो यूनिट, उससे ज़्यादा छोटा और कुछ नहीं हो सकता, छोटी सी यूनिट जिससे मिलके कोई भी मैटर बना है। बहुत सारे एटम मिलके ऐसे ऐसे कोई भी मैटर बनता है। कोई भी आपका एक एलिमेंट है, उसके सारे एटम एक जैसे होंगे। सपोज करो ये नाइट्रोजन है और ये सारे एलिमेंट ये सारे एटम्स जो है वो नाइट्रोजन के हैं, तो नाइट्रोजन के सारे एटम एक जैसे होंगे, ऑक्सीजन से लेकिन डिफरेंट होंगे। ऑक्सीजन के एटम्स अलग अलग होंगे। जैसे कि क्या होता है, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं सबका डीएनए अलग अलग होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है, जैसे सपोज करो मेरी बॉडी के अंदर जो सेल है, तो उसका सबका डीएनए एक जैसा होगा। कोई दूसरा पर्सन है, उसकी बॉडी के अंदर जो सेल है, उनके सबके उसका डीएनए मेरे से अलग होगा। तो वैसे ही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अलग अलग एटम जो आपके होते हैं, उनके अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं, उनके जो एटम होते हैं वो अलग अलग होंगे, पर किसी एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे। मतलब उनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सेम प्रोटॉन होंगे, बाहर जो है सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हुआ आपका एटम। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल पीरियोडिसिटी। सबसे पहला जो टॉपिक है केमिकल साइंस, मतलब केमिस्ट्री के सिलेबस का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है केमिकल पीरियोडिसिटी। इससे शुरू करते हैं आज। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है पढ़ने का, मेन इसमें बस देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस। ये किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जब आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं या किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो इनमें कैसे चेंजेस आते हैं, मतलब ये डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, बस ये देखना है। क्योंकि शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो ये सब बहुत ही बेसिक है। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर क्या है, दो ग्रुप है आपके, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। फर्स्ट ए का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS1, और सेकेंड ए का जो होता है, फर्स्ट ए का होता है NS1, सेकेंड ए का होता है NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको कहते हैं एल्कली मेटल्स, इनको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये आपका हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ दो ग्रुप है। पी ब्लॉक के अंदर आपके 6 ग्रुप आते हैं। जब आपका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है तो वो सारे एलिमेंट जो है पी ब्लॉक के अंदर आएंगे, और इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है P1 से लेके P6 तक, क्योंकि P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका डी में जाएगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब हम सबसे पहले देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। अब कैसे आप पता करेंगे कि कोई भी एलिमेंट किस पीरियड से बिलोंग करता है या किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये भी बहुत बेसिक चीज़ है जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं। पीरियड के लिए क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, और उसके अंदर जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही उसका क्या होगा, आपका पीरियड नंबर होगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन का 6, 2, 4, 1s2, 2s2 and 2p2, that is the electronic configuration of carbon atom 2, 4, इसको हम बोलते हैं KL। ये आपकी होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो 1, 2 ये है ना, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2, दैट मीन्स इसका पीरियड है 2। तो किसी भी एलिमेंट का पीरियड चेक करने के लिए आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, हाईएस्ट जो आपका आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन्वॉल्व हुआ है वही उसका पीरियड है। नेक्स्ट है ग्रुप।
ये वाला जो है पूरी पीरियोडिक टेबल पे अप्लाई होता है रूल, लेकिन ग्रुप के लिए अलग अलग है। ग्रुप कैसे चेक करते हैं? फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वही उसका ग्रुप नंबर होता है। ठीक है, जैसे किसी में आ रहा है आपका, जैसे सोडियम का देखिए, सोडियम का होता है आपका 11, दैट इज 281, 281, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो वैलेंस शेल, इसमें क्या कहा गया है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो वैलेंस शेल क्या होती है? वैलेंस शेल आपकी होती है जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, उसको कहते हैं वैलेंस शेल। जब भी दो एटम या एलिमेंट्स जो होते हैं रिएक्ट करते हैं तो उसमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, इनर वाले नहीं करते। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये होता है कि ये आपका सपोज करो कोई एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपकी इनर सेल है, और ये सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस, तो जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? वो न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, मतलब वो न्यूक्लियर जो चार्ज होता है, न्यूक्लियर जो फोर्स होता है उसको सबसे कम एक्सपीरियंस करता है, और इसी वजह से वो इजीली रिएक्ट कर सकता है किसी भी रिएक्शन के अंदर। तो इसको हम कहते हैं वैलेंस शेल, और ये होता है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। तो एस ब्लॉक के लिए क्या कहा गया है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही उसका क्या है? ग्रुप नंबर है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो उसका ग्रुप नंबर हुआ 1। नेक्स्ट है फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस 10। 10 क्यों इसमें ऐड हुए? क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप एस से इधर जाते हो पी की तरफ तो बीच में आता है डी, तो डी जो बीच में आता है एस से पी की तरफ जाएंगे तो बीच में आता है आपका डी ब्लॉक। तो बीच में जो डी ब्लॉक आता है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी के 10 को हम प्लस कर देते हैं क्योंकि 10 जो होंगे ग्रुप यहाँ डी के होंगे, तो एस से पी में जाने के लिए 10 प्लस करना होता है। 10 प्लस और उसके साथ जो उसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है लास्ट का, वो देखते हैं। नेक्स्ट है डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक के लिए क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक के लिए भी सेम है, जितना टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो होता है। लेकिन डी के केस में ये है कि एस का भी काउंट करेंगे। 4s में 3d से पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन में 3d 4s दोनों का काउंट करेंगे। नेक्स्ट है फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये दोनों, इनके लिए जो ग्रुप नंबर है वो है 3rd बी, सारे के सारे इसी में ही है। अब देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है ग्रुप में, उसे देखने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस कैसे चेंज होती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस ही बेसिक है। अगर आपने एटॉमिक रेडियस का आइडिया है कि वो ग्रुप में जो है अप टू डाउन जाने पे या किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे कैसे चेंज हो रही है, कैसे वेरी कर रही है, तो आप बाकी की जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एलिमेंट की वो बता सकते हैं। तो एटॉमिक रेडियस के ऊपर सारा कुछ है, इसको बस अच्छे से समझना है। ये न्यूक्लियस, ये आपका एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। तो क्या होता है कि जैसे आप किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो किसी भी एलिमेंट की जो रेडियस, एटम की जो रेडियस होती है वो बढ़ती जाती है।
अप टू डाउन जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। एटॉमिक रेडियस होती क्या है, न्यूक्लियस से लेके जो सबसे बाहर वाला शेल है उसके बीच के डिस्टेंस को कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब आपका कोई भी एटम जो है आइसोलेट तो मिलेगा नहीं, क्या होगा, एटॉमिक रेडियस को हम मेजर करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे मॉलिक्यूल के अंदर जैसे आपका कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, तो इन दोनों के बीच की न्यूक्लियस को मेजर करते हैं। इन दोनों के बीच की न्यूक्लियस डिस्टेंस सपोज करो d है, तो एटॉमिक रेडियस हो जाएगी d/2। तो ये होता है, इसको एक्सपेरिमेंटली इस तरीके से मेजर किया जाता है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर 2 नियरेस्ट एटम, उनके बीच का देखते हैं हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और उसका हाफ, दैट इज आपकी एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जब हम किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो बढ़ती जाती है। जैसे ये देखिए HLi Na, हाइड्रोजन 1, लिथियम का होता है 3 एटॉमिक नंबर 21 और सोडियम का 281। पोटेशियम का। तो जैसे ही हम अप टू डाउन जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अप टू डाउन जाने पे एक नई शेल बनती जा रही है। इसके अंदर सिर्फ एक शेल है जिसको हम K कहेंगे, इसके अंदर 2 शेल है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है, शेल जो है बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन जो है एक नई शेल में बढ़ रहा है, एक नई शेल में भर रहा है। जैसे इसमें इस वाली में 2 शेल हुई, इसमें 3 हुई, 4 हुई, तो इसीलिए एटम का साइज जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या हो गया, आपके 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आपके 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। तो जो क्या होता है, जब एक नई शेल, इस वाली सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला, तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस होगा, उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो घटता जाता है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है आपका, यहाँ पे ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद ये 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद ये 8 है और लास्ट में ये 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो सबसे पहले वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फील करेंगे, मतलब जो ये वाला न्यूक्लियर चार्ज फील करेंगे वो ये नहीं करेंगे। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के अंदर वो अलग तरीके का चार्ज जो है फील करता है। तो क्या होगा इसमें जो आपका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ये जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतना ही न्यूक्लियर चार्ज इसके ऊपर कम होगा, मतलब न्यूक्लियस इसको कम अट्रैक्ट करेगा उतना ही। तो इसीलिए क्या होगा, साइज जो है बढ़ता जाएगा। तो जब हम अप टू डाउन जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपका घटता जाता है, इसीलिए साइज बढ़ता जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना साइज आपका कंट्रैक्ट होगा। मतलब ये इसी इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस इस वाले लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, साइज उतना ज़्यादा ही कम होता जाएगा। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब किसी पीरियड के अंदर, जैसे कि बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3, इसका हुआ 2 4, 2 5 एंड 2 6। तो क्या होगा, इसके अंदर कोई नई शेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जितने भी आगे जो इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं वो सेम ही शेल में भर रहे हैं, कोई नई शेल नहीं बन रही है। इसके अंदर पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब 4, अब 5, अब 6। तो आपका ये न्यूक्लियस था, ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, दूसरी में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसमें कितने प्रोटॉन है, 5, इसमें कितने 6, इसमें 7 और इसमें 8। तो
जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे और नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे हैं, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ता जाएगा। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, जो लास्ट वाली शेल है। तो साइज जो होगा छोटा होता जाएगा। तो इसका साइज सपोज करो इतना है और छोटा, तो साइज जो है छोटा होता जाएगा जैसे ही हम किसी भी पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे। इसका रीज़न क्या है? रीज़न सेम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं बट इलेक्ट्रॉन आपके सेम शेल में बन रहे हैं, कोई नई शेल नहीं बन रही है। तो जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसीलिए जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज होती जाती है। और जब हम किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डिक्रीज होता है, तो इसीलिए एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। तो आगे की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब डिपेंड करेगी किसके ऊपर? एटॉमिक साइज के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, या फिर इसको आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, शॉर्ट में आईई, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। मतलब क्या हुआ? किसी भी गैसियस एटम से उसकी ग्राउंड स्टेट में जब वो है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सपोज करो ये आपका सोडियम का एटम है जिसके आउटर मोस्ट में होता है एक इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 सोडियम का। अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाले ये आउटर मोस्ट का, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 28 और ये बना सोडियम आयन प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसके लिए जो एनर्जी दी जाएगी ऐसे केस में, जब आप किसी भी आइसोलेटेड एटम, किसी भी एटम से उसकी गैसेस स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए एनर्जी देनी होती है, तो वो एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी क्यों देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है क्या कि न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इसको बाइंड करके रखता है। तो अगर आपको ये अट्रैक्शन फोर्स तोड़ना है तो बाहर से कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को कहते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। अगर जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के केस में क्या है? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 मैग्नीशियम का 282 है। तो इसमें क्या होता है, बाहर से हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये जाएगा Mg प्लस में और प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नेक्स्ट क्या होगा? Mg प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये जाएगा Mg प्लस प्लस में। तो पहले स्टेप में जो एनर्जी रिक्वायर है उसको कहेंगे IE1 और सेकंड में IE2। पहले स्टेप में मैग्नीशियम से क्या हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसकी वैलेंसी +2 होती है। तो पहले स्टेप में जब एक इलेक्ट्रॉन निकला उसको कहेंगे हम IE1, आयनाइजेशन एनर्जी 1, और ये आयनाइजेशन एनर्जी 2। IE1 जो होती है वो हमेशा लेस देन होती है IE2 से। मतलब जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एनर्जी कम दी जाती है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी ज़्यादा दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले ये न्यूट्रल एटम था, इससे आपने कोई इलेक्ट्रॉन निकाला, इसके अंदर पहले क्या था? 12 इलेक्ट्रॉन थे मैग्नीशियम के अंदर और 12 ही थे प्रोटॉन। पर जब ये Mg प्लस में कन्वर्ट हो गया है, Mg प्लस जब ये बन गया है, अब क्या हुआ है? Mg प्लस बनने के बाद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रह गए हैं 11 और प्रोटॉन हो गए हैं 12, प्रोटॉन बढ़ गए हैं। तो प्रोटॉन क्या होंगे?
12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिससे इसका साइज छोटा हो जाएगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रोंगली पकड़ रहा है, तो अब आपको पहले से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। इसलिए जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा निकालते जाएंगे तो ये एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। अब क्या होता है, द आयनेशन एनर्जी फॉर एन एटम इज ऑलवेज पॉजिटिव। आयन के लिए नेगेटिव हो सकती है, लेकिन एटम के लिए हमेशा पॉजिटिव होती है। सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेज, ये मैंने अभी बताया, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे और ज़्यादा एनर्जी आगे देनी पड़ेगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा, न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रोंगली पकड़ लेगा और ज़्यादा स्ट्रोंग बाइंड करेगा। नेक्स्ट है, इट डिक्रीजेज व्हेन शेल नंबर और द रेडियस इंक्रीजेज। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी ये क्या करेगी, आयनेशन एनर्जी घटती जाएगी। ऐसा क्यों होता है, अभी मैंने बताया था कि जब किसी एटम का साइज बड़ा होता है तो उसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कम एक्सपीरियंस करता है। जैसे सपोज करो एक छोटा साइज का एटम है और एक बड़े साइज का एटम है, ये न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले एटम के केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि साइज छोटा है, और इसके केस में क्या है, कम है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान है, इस वाले को निकालना मुश्किल है। तो छोटे साइज के लिए IE की वैल्यू ज़्यादा होती है कंपेरेटिव टू दिस। तो जैसे ही हम अप टू डाउन जाएंगे, एटॉमिक रेडियस मतलब साइज जो होता है एटम का बढ़ता जाता है, तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, और जैसे ही हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। इट इज़ मोर फॉर हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आपके हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसे कि सपोज करो P3 है, P6 है, D5 है, D10 है, इसको कहेंगे हाफ फिल्ड, मतलब P के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कहते हैं हम सिमेट्रिकली फिल्ड। तो P ऑर्बिटल जो है सिमेट्रिकली फिल्ड है। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद जो है ये ऑर्बिटल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस ऑर्बिटल से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। किसी भी अगर क्या हो रहा है कि सेम क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर सेम है और वहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो उसके केस में ये होता है आपका ऑर्डर S का, P का, D का, F का। सपोज करो 3S 3P 3D, तो ये अगर ऐसे देख रहे हो तो ऑर्डर क्या होगा 3S, मतलब S के केस में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, फिर P, फिर D और फिर F। ऐसा क्यों है, क्योंकि S ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है, उसके बाद P, उसके बाद D। तो इसीलिए S ऑर्बिटल ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोजली बाइंड होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो ऑर्डर होता है सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के केस में, अलग अलग से नहीं, जब आप किसी एक उसमें ही भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो S, P और D, F, ये होता है ऑर्डर। तो आज हमने ये सब पढ़ा, सिलेबस देखा, उसके बाद जो है पहला जो पॉइंट किया आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसके बाद आगे हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।